और दोस्तों, इस क्लास में हम राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम है पेट, जैसे कि पेट और आगे के एग्जाम अगर हम बात करें टीईटी और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी दूसरे एग्जाम है प्लस स्टेट पीसीएस, आरओ, इन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। राष्ट्रीय आय, जैसा कि टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम, और जैसे कि नाम है राष्ट्रीय आय, टॉपिक का नाम है, तो चीज़ें इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जीडीपी के बारे में। इसका पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी हर एक देश की होती है, चाहे अमेरिका हो, चीन, जापान, इंडिया। हर देश की जीडीपी, किसी देश की जीडीपी ज़्यादा है तो किसी देश की कम है। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं। एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य से जीडीपी कहते हैं। एक देश की सीमा का मतलब क्या है? जैसे अगर ये भारत है, तो अगर हम कहें कि हमारे देश की बाउंड्री है, तो इसके भीतर जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है। जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के लिए निकाली जाती है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। सीएसओ इसकी गणना करता है जीडीपी की। घरेलू सीमा के भीतर जितनी चीज़ें होती हैं, वस्तु और सेवा, इसको शामिल किया जाता है। निवासियों द्वारा कमाए गए धन को या निवासियों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें घरेलू व्यक्ति और विदेशी व्यक्ति दोनों शामिल होते हैं। मतलब अगर भारत का कोई डॉक्टर है, डॉक्टरी कर रहा है, तो उसके द्वारा कमाई गई इनकम, या फिर अमेरिका से भारत में कोई आकर डॉक्टरी कर रहा है तो उसकी भी इनकम को शामिल किया जाएगा। जीडीपी में अंतिम वस्तु सेवा का बाजार मूल्य शामिल किया जाता है। जैसे अगर बात करें 1 किलो गेहूँ है, तो 1 किलो गेहूँ का उत्पादन अगर कृषि में हुआ, इस 1 किलो गेहूँ से 1 किलो अगर ब्रेड बनाया गया, तो ये ब्रेड जो बनाया गया एक अंतिम वस्तु है जिसको उपभोग करने के लिए रेडी है। अंतिम वस्तु का मतलब होता है वह वस्तु जो कंज्यूम या उपभोग करने के लिए रेडी होती है, उसे हम कहते हैं अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो ये अंतिम वस्तु या फाइनल गुड्स इसे कहते हैं, तो इसको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये बाजार कीमत होगी। 1 केजी ब्रेड जो है, जो कि काउंट किया जाएगा, शामिल किया जाएगा जीडीपी में। आगे अगर हम बात करें उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें क्या क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। उत्पादन के लिए जैसे भूमि की आवश्यकता होती है। उत्पादन क्या होता है कि जीडीपी में उत्पादन ही होता है, जैसे हमने बोला वस्तु और सेवा का। वस्तु और सेवा का जीडीपी में उत्पादन होता है। अब ये वस्तु और सेवा का मतलब क्या है? जैसे कृषि में गेहूं का उत्पादन होता है तो ये वस्तु हो गया। गेहूं का उत्पादन अगर कृषि में होता है तो ये वस्तु हो गया। और अगर आप बीमा कराते हैं तो ये सेवा हो गया। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो ये सेवा हो गया। ठीक है, सर्विस हो गया। वस्तु और सेवाएं दोनों अलग होती हैं। उत्पादन की जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उसमें से मेन है भूमि। भूमि का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जल, वन शामिल कर सकते हैं। खनिज पदार्थों को शामिल किया जा सकता है इसमें। श्रम शामिल होगा, आपका श्रम। इसके अलावा भौतिक पूंजी शामिल होगी इसमें। भौतिक पूंजी में जैसे हम बात करें अस्थाई, मशीन, भवन, कंप्यूटर, वाहन, ये सब इसमें आएगा। कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल जिसे कहते हैं, कच्चा माल, कैश, ये सब वर्किंग कैपिटल आएगा। मानव पूंजी में मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया ज्ञान, उसका जितना जो ज्ञान होगा वो भी एक पूंजी होती है। ठीक है। गुडविल भी इसको बोलते हैं, गुडविल का भी काम करता है। ठीक है। ख्याति,
जैसे अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार से इसे कैपिटल कह सकते हो। ठीक है। जो डॉक्टर जैसे कि एक लेखाकार, लेखाकार, मैनेजर, प्रबंधक, इनकी सर्विसों को यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, तो ये सब इसमें शामिल होगा। आगे अगर हम बात करें उत्पादन के क्षेत्र, उत्पादन के तीन क्षेत्र हैं, जीडीपी के भी तीन सेक्टर कह सकते हो इसको। पहला प्राथमिक सेक्टर होता है, दूसरा द्वितीयक सेक्टर, तीसरा तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक को प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, द्वितीय को सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, और तृतीय को टर्सरी सेक्टर भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में पहला है जैसे कृषि आएगा, इसमें वानिकी आएगा, मछली पालन आएगा, खनिज सॉरी खनन और उत्खनन आएगा इसमें। द्वितीय में जैसे उद्योग, विनिर्माणी, निर्माण उद्योग, सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सब इसमें आएगा। द्वितीय पर ये इंडस्ट्री से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तृतीय जो होता है होटल, परिवहन, संचार, भंडार, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, एयरलाइंस, इनको शामिल किया जाता है। तो कहा जाए कि जो जीडीपी है, जीडीपी के तीन सेक्टर हो जाएंगे हमारे, यही जो बताया गया है। अब ये तीनों में उत्पादन होता है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन, इंडस्ट्री और तृतीय क्षेत्र में भी उत्पादन होता है। इनकी जो मनी वैल्यू होती है उसी को जीडीपी में शामिल किया जाता है, वही हमारी जीडीपी होती है। अब यहाँ पे एक चीज पूछी जाए, जीडीपी का बैकबोन क्या है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जीडीपी का मेन बैकबोन किसे कहते हैं, तो वो है आपका एग्रीकल्चर। जीडीपी का बैकबोन क्या है? एग्रीकल्चर है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर की अगर बात करें जीडीपी की, तो ये हो जाएगा आपका सर्विसेज। सर्विसेज इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द जीडीपी। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे। और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कृषि से संबंधित है। जैसे यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जाएं, कृषि से, उद्योग से या सेवा से पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए इसमें से कौन सा क्षेत्र कृषि से संबंधित है, और यहाँ पे लिख दिया गया जैसे उत्खनन, उत्खनन एक ऑप्शन लिखा गया, दूसरा बीमा लिखा गया, तीसरा यहाँ पे लिखा गया संचार, के बाद यहाँ पे लिखा गया जैसे सीमेंट। तो ये देख के पता चल जा रहा है इसमें उत्खनन जो है कृषि से संबंधित है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो जीडीपी के जो तीन सेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा, जीडीपी के जो तीन सेक्टर हैं, लगभग बात करें 17% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, 27% तक लगभग इसका होगा द्वितीय सेक्टर का, और इसी तरीके से लगभग 56% तक होगा तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में होगा। नियरेस्ट में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, याद करने के लिए लगभग में प्रतिशत ये हैं, और इन्हीं को जीडीपी में शामिल किया जाता है। तीनों में उत्पादन होता है और इससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है। अगर तीनों में जो ये उत्पादन होगा तीनों सेक्टर में, इसी से राष्ट्रीय आय बढ़ती है, और इन्हीं की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय को निकालने में, इसी की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय को निकालने में। एक बार फिर से बता दें जीडीपी, जिनको नहीं समझ में आए तो ध्यान से इसको समझेंगे। एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा की कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के लिए निकाला जाता है, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष होता है, सीएसओ निकालता है। घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन होता है, जिन निवासियों के द्वारा इसको शामिल किया जाता है। घरेलू निवासी और विदेशी भी इसमें शामिल होते हैं जो भारत में रह रहे हैं। अंतिम वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य शामिल किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया। अब अगला क्वेश्चन है जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी इसको बोलते हैं। तो जब हमारी जीडीपी जो होती है, जीडीपी में हम इनकम अर्न बाय इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड, भारतीयों के द्वारा विदेश से कमाया गया धन, जो भी विदेश से लाया गया धन होगा उसको जीडीपी में जब जोड़ दिया जाए और विदेशियों द्वारा भारत में कमाया गया धन घटा दिया जाए, तो हमारा निकल के आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उदाहरण के लिए, अगर एक डॉक्टर भारत का है और ये अमेरिका में जॉब करता है, अमेरिका से पैसा कमा के अपने देश में लाएगा, तो ये हमारी जीडीपी में जोड़ दिया जाएगा। अगर अमेरिका का कोई डॉक्टर भारत में आके, अमेरिका से भारत में आके जॉब करता है, अमेरिका का डॉक्टर, उसके द्वारा कमाए गए धन को घटा दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारे देश से कमा करके ले जाता है। लेकिन ये जीएनपी में घटाया जाएगा, लेकिन अगर हम जब जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी में इसको जोड़ दिया जाएगा। तब तक ये जीडीपी से नहीं घटाया जाएगा जब तक ये इंडिया से बाहर कमा के ले नहीं जाएगा।
तो जीएनपी निकालने में इसको हटा दिया जाएगा। तो ये इसका तरीका होता है। दूसरा क्वेश्चन है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को हिंदी बोलते हैं। तो जब जीएनपी से मशीनों की घिसावट या डिप्रिसिएशन जिसे बोलते हैं, मूल्यह्रास, या फिर कर व्यय, टैक्स वगैरह कर व्यय जो होता है उसको घटाया जाता है, ठीक है, तो वो हमारा निकल के आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी वस्तु को यूज करने के कारण उसके मूल्य में होने वाली कमी को, गिरावट को मूल्य ह्रास कहा जाता है। तो ये मशीनरी पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? मशीनरी पर लागू होता है। तो ये एनएनपी निकालने का तरीका होता है। एनएनपी के बाद निकाला जाता है नेट नेशनल इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय है। एनएनपी जो होता है, ध्यान रखिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, इसमें से जब इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और सब्सिडी को घटाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स को इसमें से माइनस करते हैं, इसमें सब्सिडी जोड़ दी जाती, तो ये निकल गया था नेट नेशनल इनकम। सब्सिडी कौन देता है? उत्पादन करने वाला विक्रेता, ये लोग सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। सब्सिडी यहाँ पे सरकार भी सब्सिडी देती है, जैसे कि गैस पर मिलने वाली सब्सिडी। सब्सिडी का अर्थ होता है छूट, छूट से अर्थ होता है। सब्सिडी को जब एनएनपी में जोड़ा जाए और इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय आय निकल के आती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम निकल के आती है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय का आधार वर्ष 2011-12 है, जो कि पहले 2004-5 था। इसके स्थान पर 2011-12 को आधार माना गया है राष्ट्रीय आय को निकालने में। जीडीपी को उच्च कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है। मतलब अगर हम बात करें किसी देश की जीडीपी अगर बढ़ रही है तो कोई ज़रूरी नहीं जीडीपी बढ़ने के साथ साथ सभी की इनकम भी बढ़ रही हो, इनकम में असमानता पाई जाती है। इसीलिए जीडीपी को उच्च कल्याण का मतलब एक वेलफेयर का सूचक नहीं माना जाता है। ये सही आंकड़ा नहीं देता है, क्योंकि लोगों की इनकम अलग अलग होती है, लोगों की आय में अंतर होता है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय को सही माना जाता है। इसकी जगह क्या सही माना जाता है? कल्याण, आर्थिक कल्याण के माप का सूचक सही क्या है? प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन बनेगा कि आर्थिक कल्याण के माप मेजरमेंट का सही क्या तरीका है? तो ये प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम होती है। कैसे निकाला जाता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर नेशनल इनकम जो होती है, हमारी राष्ट्रीय आय जो होती है, जब उसको देश की कुल आबादी से भाग दिया जाता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो निकल के आता है किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय। भारत में गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। आर्थिक कल्याण मिलने का बेस्ट तरीका है या निकालने का सही तरीका है पर प्रति व्यक्ति है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखें। राष्ट्रीय आय निकालने की कई सारी विधियां हैं। नेशनल इनकम को निकालने की कई सारी विधि हैं, उसमें से एक है उत्पादन विधि, दूसरी है इनकम विधि और तीसरी है व्यय विधि। उत्पादन विधि का अर्थ होता है कि इसमें उत्पादन की सारी चीज़ें, जो भी उत्पादन की इकाइयाँ होती हैं, उसको शामिल कर लिया जाता है और उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। एक वित्तीय वर्ष में होने वाले उत्पादन को इसमें शामिल किया जाएगा और उत्पादन के आधार पर ही यह अनुमान लगाया जाएगा कि राष्ट्रीय आय, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आय विधि। आय विधि इनकम मेथड जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में होने वाली इनकम को शामिल किया जाएगा और उसी के आधार पर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि को। तो उत्पादन विधि की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखते हैं उत्पादन विधि। उत्पादन विधि, उत्पादन विधि का मतलब इससे अर्थव्यवस्था में जितनी उत्पादक इकाइयाँ होती हैं, मतलब कुल उत्पादन एक वित्तीय वर्ष में जहाँ जहाँ भी उत्पादन हो रहा हो, चाहे कृषि में हो रहा हो, चाहे इंडस्ट्री में हो रहा हो, चाहे सर्विस में हो रहा हो, उसको शामिल किया जाएगा उत्पादन विधि में और राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। ये तो उत्पादन विधि हो जाता है। आय विधि क्या होता है? इनकम मेथड। इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें आय विधि में उत्पादन किया जाएगा, उत्पादन होगा, उसके बाद इनकम, उत्पादन होगा तो बेचा जाएगा चीज़ों को, उसके बाद इनकम कमाई जाएगी, इनकम होगी लोगों की, ठीक है। तो इनकम के कैसे कैसे होती है? जैसे अगर हम बात करें मजदूरी, मजदूरी से लोगों की इनकम होती है। किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा होगा तो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे होंगे, वेतन, लोगों को वेतन दिया जाता है, इससे इनकम होती है। समाज सेवा में खर्च होता है, जो समाज सेवा में बहुत सारे जो
मतलब नियोक्ता हैं, नियोक्ता मतलब रोजगार देने वाले, वो लोग भी समाज सेवा में खर्च करते हैं, इससे लोगों की इनकम होती है। तो रेंट हो गया, जैसे रेंट शामिल कर सकते हैं। टैक्स से कोई कमा रहा है, कोई लाभांश से कमा रहा है, तो ये इनकम मेथड में यूज़ किया जाता है। इनको जोड़ करके इनकम निकाला जाएगा। ये राशि आय निकालने का तरीका होता है इनकम मेथड। व्यय विधि नेक्स्ट है। तो जो व्यय विधि है, बाजार मूल्य पर जीडीपी को देश की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर किए गए कुल व्यय के रूप में देखा जा सकता है। व्यय विधि में दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो निजी अंतिम अंतिम उपभोग व्यय। उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग है। निजी का मतलब जैसे कि हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं उपयोग में लाने के लिए, खाने पीने की, कपड़ा और जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उसको खरीदते हैं, तो खर्च करते हैं। तो खर्च हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। कुछ लोगों का खर्च ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों का खर्च कम हो सकता है। व्यय हो रहा है तो इसको ये माना जाएगा कि जो व्यय हो रहा है वही उतनी राष्ट्रीय आय है। और ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें होता है सरकार का खर्च, सरकार का अंतिम अंतिम उपभोग व्यय। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं सरकार के द्वारा व्यय किया गया खर्च और आपके द्वारा निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया खर्च, इन दोनों को इन दोनों को व्यय में शामिल किया जाएगा और इनको जोड़ लिया जाए। तो इसमें टोटल जो व्यय हो रहा है वो इसको जोड़ लिया जाए, तो इसी को व्यय विधि कहा जाता है। भारत में व्यय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है। भारत में उत्पादन और आय विधि का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भारत व्यय विधि का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि भारत का जो घाटे का बजट होता है और जिसकी वजह से खर्च ज़्यादा होता है, इसलिए भारत इसका प्रयोग करना सही नहीं समझता है। इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो आगे जानते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए ध्यान रखिएगा, अंतिम वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है जो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित की जाती है। दूसरा, गणना वर्ष में उत्पादित न किया हुआ स्टॉक, गणना वर्ष में उत्पादित उत्पादित ना बिका हुआ स्टॉक, मतलब जिसका उत्पादन हो चुका है अगर वो बिका नहीं है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरा, दैनिक तथा सुरक्षा सेवा, ये शामिल किया जाएगा। विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया व्यय, ये शामिल किया जा सकता है। सरकार की निःशुल्क सेवा जनता को जो दी जा रही है उसको शामिल किया जा सकता है। लाभांश शामिल किया जा सकता है। विदेश में स्थित भारतीय बैंक की आय, ये शामिल किया जा सकता है। स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, ये शामिल किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो राष्ट्रीय आय की गणना करने में शामिल किए जाते हैं। तो कुछ पॉइंट और जान लेते हैं जल्दी से। हटाते हैं इस पेज पे जो चीज़ें लिखी हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय का आंकड़ा पीएसओ जारी करता है। पीएसओ जारी करता है जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है। दूसरा, पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना जो है 1868 में की गई थी दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। दादा भाई नेहरूजी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय आय जो है राष्ट्रीय आय और अगर हम बात करें पूंजी निर्माण का आंकड़ा कौन जारी करता है। पूंजी निर्माण का आंकड़ा कौन जारी करता है, ये भी सीएसओ जारी करता है। इसके बाद पर कैपिटा इनकम का आंकड़ा कौन जारी करता है, सीएसओ। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें
बेरोजगारी के आंकड़े नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये जारी करता है, और इसकी जो है स्थापना 1971 में की गई थी, NSSO। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे इससे संबंधित। अगर हम बात करें फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, अगर बात करी जाए फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ जीडीपी, ये बात करी जाए तो सर्विस सेक्टर हो जाएगा। सेक्टर बैकबोन ऑफ इंडियन जीडीपी, ये क्वेश्चन पूछा जाए, बैकबोन ऑफ इंडियन जीडीपी, ये हो जाएगा एग्रीकल्चर। ये पॉइंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मिटा रहा हूँ इसको, इस पेज को, उम्मीद करता हूँ नोट हो जाएगा वीडियो पॉज करके। आगे जानते हैं। CSO ने आधार वर्ष में परिवर्तन किया, जो कि 2000 आर्थिक विकास की दर, आर्थिक विकास की दर निकालने की अगर हम बात करें, आर्थिक विकास विकास इकोनॉमिक ग्रोथ रेट निकालने का जो बेस ईयर है, बेस ईयर राष्ट्रीय आय निकालने का जो बेस ईयर है, जो कि 2004-05 पहले था, अभी ये क्या है नहीं है, इसकी जगह यूज़ किया जाता है 2011-12, 2011-12 का यूज़ किया जा रहा है, नए आधार वर्ष का किया जा रहा है। आगे जानते हैं कुछ और क्वेश्चन। ग्रोथ रेट, ये लेटेस्ट ग्रोथ रेट है जो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जारी किया गया। IMF ने भारत की विकास दर 2021 के लिए कितनी बताई है? 12.50%। विश्व बैंक ने कितना बताया? 10.10%। OECD ने कितना बताया? 12.60%। 2022 के लिए IMF ने कितना बताया? 6.9%। और फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड बाई IMF, मतलब क्या है कि दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत होगी 2022 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद द ओनली कंट्री जो कि ग्रोथ रेट जिसकी सही रही वो है 2020 में 6.9% के साथ चाइना है, और 2021 में अगर बात करें इसकी ग्रोथ रेट 8.4%, 2022 में 5.6% रहने की संभावना है। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड, दुनिया में ग्रोथ रेट जो है 6% रहेगी 2021 में, और 3.3% 2020 में रहेगी दुनिया में, वर्ल्ड ग्लोबली ग्रोथ रेट अगर हम बात करें। IMF रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। CSO के बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये आएगा CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। इसका स्थापना 1951 में हुआ, इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1950। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है ये यहाँ पे इसको सही करेंगे 1971 है, 1971। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नाउ NSSO एंड CSO आर मर्ज। NSSO 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 और CSO को दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना है अभी। सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के साथ मर्ज कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 23 मई 2019 के अनुसार NSSO और CSO के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मतलब अब इसका नया नाम हो गया है NSO। NSO NSSO प्लस CSO को मर्ज करके बना दिया गया है NSO। इसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परिवर्तन हुआ है। आदेश में कहा गया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की अध्यक्षता सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सचिव द्वारा की जाएगी, किंतु इस आदेश में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का कोई उल्लेख नहीं है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग देश में किए जाने वाले सभी सांख्यिकी कार्यों की देखरेख वाला निकाय है। यह आदेश भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के साथ
सचिव की बराबरी स्थापित नहीं करता, जैसा कि 1 जून 2005 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा अधिसूचित पहले के प्रस्ताव में किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्य के सभी तकनीकी पहलू असंगठित सर्वेक्षण को कब और कहाँ किया जाना चाहिए की देख रेख ये करता है। मंत्रालय के वर्तमान नोडल कार्यों को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय के आंतरिक प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत कर अधिक तालमेल बैठाने भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के पुनर्गठन का आदेश जारी किया गया। तो ये मर्ज करने का मुख्य उद्देश्य ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। तो राष्ट्रीय आय के जितने भी पॉइंट हैं, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने ही बता दिए हैं, इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाता है। इतना अगर ध्यान रखेंगे तो क्या क्या कौन कौन सा एग्जाम निकल सकता है। यूपी ट्रिपल एस सी, कोई भी एग्जाम अगर हम बात करें, चाहे पेट ले लो या फिर यूपीएसआई ले लो, ये भी आर ओ स्टेट पीसीएस, ये सारे एग्जाम इसमें कम मतलब शामिल हो सकते हैं। नहीं, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके लिए कोई फीस नहीं लगती है और ना ही कोई कोड या फिर कोई कूपन यहाँ पे अप्लाई करके आपको कुछ परचेज करना है। बस आपको इतना एक छोटा सा काम करना है। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। थैंक यू।